हमारी जो डिस्कशन है अबाउट रेजोनेंस वो कंटिन्यूड है। उसके हवाले से जो डायरेक्टली रेलिवेंट टॉपिक थे 3 वो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ रेजोनेंस थ्योरी, रेजोनेंस एनर्जी एंड रेजोनेंस इफ़ेक्ट। अगर आपने वो लेक्चर मेरे नहीं देखे तो काइंडली उनको एक दफ़ा देख लें ताकि जो आज का टॉपिक है वो आपको प्रॉपरली जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकें। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो इस हवाले से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। सो एज आई टोल्ड यू, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस and my name is Dr. Tahir Maqbool. So first of all, the objectives of today's lecture, the first one is we will discuss what is steric effect, because steric effect is the basic reason of steric inhibition of resonance. So until you have know-how about the steric effect, you cannot understand about the steric hindrance of resonance. So firstly I will explain about the steric effect, and then I will continue my discussion about the steric inhibition of resonance. Second, we will also answer the question how it affects the property of certain molecule. स्टेरिक इफ़ेक्ट को स्पेसिफ़िकली हम देखेंगे कि वो कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैसे अफेक्ट करता है, जिनके अंदर एक आपकी वो प्रॉपर्टीज़ होंगी जो रेजोनेंस की वजह से इम्पार्ट होती हैं मॉलिक्यूल को, और अगर रेजोनेंस इनहिबिट होती है या रिड्यूस होती है तो उस सूरत में उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, ये चीज़ हम देखेंगे। और फाइनली जो है हम स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस जो हमारा मेन टॉपिक है और अमाइंस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी देखेंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल जो है जिसके अंदर बॉन्ड लेंथ्स का जिक्र है उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्टीरिक इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसको डायरेक्टली देखने से पहले हमें पता है कि रेजोनेंस के अंदर जब हमने रूल्स पढ़े थे कि इन ऑर्डर टू राइट दी अप्रोप्रिएट रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, तो जो एटम रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, रेजोनेंस के अंदर कौन से एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, रेजोनेंस के अंदर वो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं जो डीलोकलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि जो उस अनसैचुरेटेड डीलोकलाइज्ड जो सिस्टम है उसका पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी एटम उस डीलोकलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं वही लीड करेंगे रेजोनेंस को। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जितने एटम्स रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उनका एक प्लेन के अंदर होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो प्लेन के अंदर नहीं है तो वो रेजोनेंस के अंदर जो है उनका पार्टिसिपेट करना वो क्या हो जाता है, हिंडर्ड हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक हो गया, तो प्लेन के अंदर तमाम एटम्स जो रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ है जो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर आए हैं और इसके हवाले से हमने शायद एग्जांपल भी एक पढ़ी थी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इसी जो प्रीवियस आपका कॉन्सेप्ट है उसी को बेस बनाते हुए आगे चलते हैं कि अगर वो एटम्स जो डीलोकलाइजेशन के या रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं वो ड्यू टू सम स्टीरिक हिंड्रेंस वो फोर्स कर दिए जाएं आउट ऑफ प्लेन, ठीक है ना, तो प्लेनरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाए और स्पेसिफिकली वो ग्रुप्स या वो एटम्स जो कि रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि उन एटम्स के फोर्स्ड आउट ऑफ प्लेनरिटी होने की वजह से रेजोनेंस क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। इफ़ एटम्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ प्लेनरिटी रेजोनेंस इज़ प्रिवेंटेड, इनहिबिटेड और रिड्यूस, इनमें से कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो प्लेनरिटी से फोर्स आउट करना है उन ग्रुप्स को या उन एटम को, वो उसकी जो रीज़न बनती है वो बेसिकली स्टीरिक इफ़ेक्ट होता है। स्टीरिक इफ़ेक्ट से के हवाले से बात कर लेते हैं। हमें पता है अगर स्टीरिक इफ़ेक्ट को आपने समझना है तो आपको एक चीज़ पता है जो आपने क्लासेस में पढ़ी होगी आइसोमरिज्म के अंदर कि जो ट्रांस अल्कीन्स हैं दीज आर मोर स्टेबल दैन द सिस अल्कीन्स। ठीक हो गया,
इसकी एग्जांपल से आपको ये मैं क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1,2 डाइफिनाइल इथीन, जिसको हम स्टिल्बीन का नाम भी देते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर बेसिकली इथीन ही है, उसके 2 हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है विद दीज 2 फिनाइल रिंग। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। एक वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे होंगे, जिसको हम सिस का नाम देते हैं, और दूसरा वो जिसके अंदर दोनों हाइड्रोजन आइटम जो है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिसको हम ट्रांस का नाम देते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जो ट्रांस अल्कीन है, जिसकी एग्जांपल हम यहाँ पे स्टिल्बीन डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ मोर स्टेबल देन द सिस आइसोमर। ठीक है, ये एक जनरल पैटर्न है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली स्टिल्बीन की या 1,2 डाइफिनाइल इथीन की बात करते हैं तो इट इज़ 10,000 टाइम मोर स्टेबल देन इट्स सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है ना। और इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमें मिलती है इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, जो कि सिस की निस्बत बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, तो इसका मतलब ये कंपैरेटिव टू सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये स्टेबल है। ठीक हो गया। अब रीज़न उसकी क्या है कि सिस के केस के अंदर ये जो 2 फिनाइल ग्रुप हैं ये स्पेस के अंदर एक दूसरे के करीब हैं, जबकि ट्रांस के अंदर ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से स्पेस में एक दूसरे से दूर हैं। तो स्पेस में एक दूसरे से करीब होने की वजह से इनके दरमियान क्या होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस होती है ड्यू टू बल्की ग्रुप क्लोज इन स्पेस। ये जो स्टीरिक हिंड्रेंस है या ये जो रिपल्शन होगी इन ज़ाहिरी बात है 2 फिनाइल ग्रुप हैं, उनके पास अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और जब वो एक दूसरे के क्लोज इन स्पेस आएंगे तो उन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान जो रिपल्शंस होगी वो सिस्टम की एनर्जी को क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। सो ये जो बल्की ग्रुप्स का क्लोज इन स्पेस होने की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस हुई, तो ये रीज़न बनी कि इसकी एनर्जी कंपैरेटिव टू ट्रांस जो स्टिल्बीन है उसकी निस्बत क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि ये लेस स्टेबल हो गया। ठीक है, तो हम इसको एक पैटर्न में लेके आ सकते हैं कि जो बल्की ग्रुप अगर क्लोज इन स्पेस हों तो उसके नतीजे के तौर पे स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा होती है, यानी कि स्पेस के अंदर एक दूसरे के करीब होने की वजह से क्राउडिंग पैदा होती है। ठीक है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि जब ये एक दूसरे के स्पेस के अंदर करीब आते हैं जो ग्रुप्स होते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होती हैं सिस्टम के अंदर। सो व्हेन अ सिस्टम हैज़ अ रिपल्सिव फोर्सेस, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो सिस्टम की एनर्जी है दैट विल बी इंक्रीज्ड। अब अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो अल्टीमेटली उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो अब दोबारा पिछली स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि 2 फिनाइल ग्रुप, इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लोज इन स्पेस होने की वजह से क्या होगा, इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि दूसरे केस के अंदर जो ट्रांस आइसोमर है उसके अंदर ये दोनों फिनाइल ग्रुप एक दूसरे के दूर हैं। अब ऊपर वाले फिनाइल ग्रुप की विसिनिटी में आपको हाइड्रोजन मिलेंगे दोनों, जबकि नीचे वाले हाइड्रोजन फिनाइल ग्रुप की विसिनिटी में भी आपको हाइड्रोजन मिलेंगे। अब 2 फिनाइल ग्रुप एक दूसरे से इस तरह पास होने के बजाय एक दूसरे से इस तरह दूर हो गए। ठीक है ना। तो ये जो उनके आपस में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की रिपल्शन थी वो क्या होगी, कम हो गई। ठीक है ना। तो रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाएंगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर आया हूँ ऑलरेडी। सो अब हम स्टीरिक इफेक्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डिस्टेबलाइजेशन रिजल्ट फ्रॉम वैन डर वाल रिपल्शंस ऑफ ग्रुप्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर इज़ रेफर्स टू एज स्टीरिक इफेक्ट। ठीक हो गया। तो वो रिपल्शंस जो कि ग्रुप्स के आपस में क्लोज होने की वजह से होती हैं और उनकी वजह से मालिक्यूल के अंदर डिस्टेबिलिटी काज होती है, ये बेसिकली रीज़न है किसकी, स्टीरिक इफेक्ट की। और इसी को हम स्टीरिक इफेक्ट का क्या देते हैं, नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब स्टीरिक इफेक्ट एक इफेक्ट है, जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है ना। तो इसी तरह स्टीरिक इफेक्ट है। तो ये जब रिपल्शन काज करेगा या एनर्जी सिस्टम की कम या ज़्यादा करेगा तो उसके नतीजे में ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इफ़ेक्ट करेगा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इफ़ेक्ट होगी। हम कहते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं उसको इफ़ेक्ट करेगा, केमिकल रिएक्टिविटी को इफ़ेक्ट करेगा,
केमिकल एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम आप कह सकते हैं। सिमिलरली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिस तरह हम पीछे कहे हैं स्टेबिलिटी, तो उसको भी क्या करता है, ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना। तो स्टीरिक इफ़ेक्ट काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस शो करता है और एक्सपेरिमेंटली इसकी एविडेंसेस हैं। हम एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन सॉल्यूशन फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने कुछ अल्कोहल्स लिखी हैं इस स्लाइड के अंदर, अगर आप देखें तो मेथनॉल है, एथनॉल है, प्रोपानॉल है, और आपके पास क्या 2-प्रोपानॉल है, और आपके पास क्या है ये जो टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस तरफ से आप इस तरफ आ रहे हैं तो जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज़ यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है और यहाँ पे टर्शी ब्यूटाइल है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो ग्रुप है वो बल्कि होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ठीक हो गया। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सल दोनों के अंदर सेम है। तो जो जनरल पैटर्न है वो ये है कि एसिड स्ट्रेंथ जो है अल्कोहल्स की सॉल्यूशन के अंदर देखें तो मेथनॉल इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एथनॉल, एथनॉल इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड दैन आइसोप्रोपानॉल, आइसोप्रोपानॉल इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ये जो 4 अल्कोहल मेंशन की गई हैं उनके अंदर मेथनॉल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और आपके पास जो ये जो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है दैट इज़ यानी 2-मिथाइल-2-प्रोपानॉल जो है दैट इज़ द वीकेस्ट एसिड है, ठीक हो गया। जब भी हम एसिड स्ट्रेंथ को हमने एक्सप्लेन करना होता है तो हमारी आपस डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है कि हमें उनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखना पड़ेगा। तो अगर ये पैटर्न स्ट्रेंथ का है कि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है एसिड स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस होंगे उनकी स्टेबिलिटी भी इसी ऑर्डर के अंदर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेथॉक्साइड है ये मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, यानी कि अगर ये मेथनॉल हाइड्रोजन लूज़ करती है तो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये क्या होगा मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ये अगर मोस्ट स्टेबल है तो यही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा ना तभी। इसी तरह ये जो है ये लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि इसके लीस्ट स्टेबल है इसी वजह से इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड है वो क्या है, वीकेस्ट है, ठीक हो गया। तो रीज़न क्या है। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर जब एथनॉल, मेथनॉल, आइसोप्रोपानॉल या ये जो 2-मिथाइल-2-प्रोपानॉल है या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, ये जब आप सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो डेफिनेटली ये प्रोटॉन लूज़ करेगा, तो इसका क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन बनेगा, ठीक है ना। ये जितने मैंने नीचे लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एल्कोक्साइड आयन है। ये मेथॉक्साइड है, एथॉक्साइड है, आइसोप्रोपोक्साइड है, टर्शी ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है ना। तो ये जो आयन्स बन जाएंगे तो फिर इन्होंने क्या होना है, स्टेबलाइज होना है। जो जितना ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहलाएगा। अब इस केस के अंदर ये लीस्ट स्टेबल है, इस केस के अंदर ये मोस्ट स्टेबल है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि ये लीस्ट स्टेबल हो गया कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं उन्होंने ज़ाहिर बात है इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसको सराउंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर उसको बेसिकली स्टेबलाइज होना है बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये आपने एफएससी के अंदर सॉल्वेशन या सॉल्वोलाइसिस या सोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर इसको देखा होगा। तो अगर ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन को उनकी अप्रोच जितनी हिंडर्ड होती जाएगी उतनी ही वो इस जो कॉन्जुगेट बेस है उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, और जितनी इसके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती जाएगी उतने वो आसानी से उसको सराउंड कर लेंगे, उसको सॉल्वेट कर लेंगे, उसको जो है स्टेबलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे यही होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल के केस में जो कॉन्जुगेट बेस आपका बन रहा है दैट इज़ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इस आयन को स्टेबलाइज नहीं कर पाते क्योंकि ये क्या है बल्कि ग्रुप होने की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टीरिकली हिंडर्ड हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, स्टीरिकली हिंडर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है कंपैरेटिव टू दिस मेथॉक्साइड आयन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये स्मॉल है, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं स्टेबलाइज कर देंगे। तो मेथॉक्साइड आयन के केस में जो पॉजिटिव पार्ट होंगे आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के, सपोज हम वाटर लेते हैं तो उसके अंदर क्या होगा H पॉजिटिव आयन, तो उसको आसानी से सराउंड कर लेंगे, जबकि जो टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है उसका जो कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट बेस है उसको अप्रोच करना उसकी ऑक्सीजन को वो मुश्किल होगा, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो बल्की ग्रुप है, ठीक है। तो इस बल्की ग्रुप ने क्या किया, जो अप्रोच ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसको स्टीरिकली हिंडर कर दिया। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है दिस वन कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इस वजह से इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड है वो क्या हो गया, वीकेस्ट हो गया, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो। चलेंगे आगे चलते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल है कि प्राइमरी अमीन इज़ लेस बेसिक दैन दिस सेकेंडरी अमीन बट मोर बेसिक दैन द टर्शरी अमीन। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है, तो इसको हम इसी तरह लेके चलते हैं कि पहले हम प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी अमाइन से कंपेयर करते हैं और फिर हम प्राइमरी अमाइन को टर्शरी अमाइन से कंपेयर करते हैं। सो पहले जो हमारी जो प्रपोजल है दैट इज़ प्राइमरी अमाइन इज़ लेस बेसिक दैन दिस सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल अमाइन है, यहाँ पे डाईमिथाइल अमाइन है। तो बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी कि अवेलेबिलिटी बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कर सका, क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर या इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। सेकंड थिंग क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कितने हैं डोनेट करने के लिए। अब इन दोनों बेस जितने ज़्यादा वो अवेलेबल हैं उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें अपेरेंटली सिर्फ एक डिफरेंस नज़र आता है कि मिथाइल अमाइन में एक मिथाइल ग्रुप है जबकि डाईमिथाइल अमाइन में 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो यहाँ पे हमें फौरी तौर पे हमारे जहन में इंडक्टिव इफेक्ट आता है कि मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वाया इंडक्टिव इफेक्ट। तो फौरी तौर पे स्ट्राइक कर गई इसकी रीज़न कि मिथाइल अमाइन के अंदर एक मिथाइल ग्रुप है, डाईमिथाइल अमाइन के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं इनका इंडक्टिव इफेक्ट नाइट्रोजन की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड पेयर आपका ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो मोर अवेलेबल हो गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू बी डोनेटेड टू दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। तो दूसरे लफ्ज़ों में उसकी जो बेसिसिटी है या बेसिक पावर जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो positive eye effect of 2-methyl group increase electron density on nitrogen atom, so making it more basic than primary amine। अब ये रीज़न बड़ी सिंपल है, बड़ी सादा है कि जनाब एक मिथाइल ग्रुप कम इंडक्टिव इफेक्ट, 2 मिथाइल ग्रुप ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट चूँकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन मीन मोर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक हो गया, चलें जी। अब हम दूसरी इशू की तरफ आते हैं। जो हमारा प्राइमरी अमाइन है वो क्या है, मोर बेसिक है दैन टर्शरी अमाइन। अब यहाँ पे जो पिछली रीज़न हम देख के आए हैं वो टोटली हमारी कंट्राडिक्ट हो रही है, क्योंकि होना तो ये चाहिए ना कि अब इस मिथाइल अमाइन के अंदर एक मिथाइल ग्रुप है जबकि इस ट्राई मिथाइल अमाइन के अंदर 3 मिथाइल ग्रुप है, और 3 मिथाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा हो जानी चाहिए। यानी कि इसको तो क्या होना चाहिए, सेकेंडरी अमाइन से भी ज़्यादा बेसिक हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो प्राइमरी से भी कम है, ठीक है ना। यानी कि टर्शरी अमीन को सेकेंडरी से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप हैं, सेकेंडरी में 2 मिथाइल ग्रुप हैं, लेकिन टर्शरी अमाइन क्या हो गया, वो प्राइमरी से भी कम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रीज़न है, यहाँ पे रीज़न जो है वो दैट इज़ स्टीरिक इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप तो आ गए, नो डाउट उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए नाइट्रोजन को, लेकिन इसके साथ क्या किया, तीनों मिथाइल ग्रुप ने क्या किया, नाइट्रोजन को ज़ाहिरी बात है आपने देखा होगा 3 मिथाइल ग्रुप हैं तो स्पेस के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, सराउंड कर दिया नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन 3 मिथाइल ग्रुप के दरमियान समझने के बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। तो अब नाइट्रोजन के पास नो डाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, उनका इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं हो पा रही किसको, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। ये बात जहन में रहे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट
नाइट्रोजन उस वक्त कर सकती है जब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, यानी कि जो एसिड है वो उसके इतना क्लोज हो जो कि बॉन्ड लेंथ के लिए जितना क्लोज होना ज़रूरी होता है, तभी नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर सकेगी, डोनेट कर सकेगी। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है वो इस नाइट्रोजन को अप्रोच ही नहीं कर पाती, वो दूर खड़े होकर लोन पेयर मांग रही है और नाइट्रोजन के इर्द गिर्द 3 मिथाइल ग्रुप खड़े हैं, नाइट्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी करना चाहती है लेकिन चूंकि वो दूर है तो उसको वो डोनेट नहीं कर पा रही इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो 3 मिथाइल ग्रुप आने की वजह से जो फ़ायदा होना चाहिए था पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट का वो फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उन 3 मिथाइल ग्रुप ने क्या कर दिया, उसको शील्ड कर दिया और जो अप्रोच है इस बेस की टुवर्ड्स एसिड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी वो क्या कर दी, स्टीरिकली हिंडर्ड कर दी। ठीक है ना। सो स्टीरिक इफेक्ट जो है वो बेसिकली 3 मिथाइल ग्रुप की वजह से उसने यहाँ पे क्या किया, हिंडर्ड कर दिया नाइट्रोजन को। सो मेक्स इट लेस अप्रोचेबल बाय द एसिड। अब एसिड इसको क्या करेगा, अप्रोच नहीं कर पाएगा। सो मेकिंग इट लेस बेसिक दैन द प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की रीज़न नहीं है बल्कि स्टीरिक इफेक्ट की वजह से जो टर्शरी अमाइन है वो प्राइमरी अमाइन से क्या है, कम बेसिक है। जबकि इस केस के अंदर सेकेंडरी अमाइन ज़्यादा बेसिक क्यों है, ड्यू टू दी इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टीरिक इफेक्ट क्यों नहीं है, तो डेफिनेटली 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो एसिड के लिए ऊपर नीचे से मतलब चांसेस हैं कि वो उसको अप्रोच कर सकेगा। ठीक है, अप्रोच करेगा तो फिर जो डिसाइसिव फैक्टर होगा वो इंडक्टिव फैक्ट है। ठीक है, लेकिन जब हम टर्शरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे इंडक्टिव फैक्ट तो है लेकिन डिसाइसिव फैक्टर वहाँ पे क्या है कि एसिड अप्रोच ही नहीं कर पा रहा। जब एसिड अप्रोच ही नहीं नाइट्रोजन को कर पा रहा तो नाइट्रोजन के ऊपर चाहे जितनी मर्जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जब वो उसके पास आएगा तभी तो उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबिलिटी है नाइट्रोजन के ऊपर वो उतनी ज़्यादा एसिड के लिए नहीं है जितनी ड्यू टू, क्योंकि उसकी अप्रोच ही नहीं है। ठीक है, तो उसके कम या ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्टीरिक इफेक्ट की वजह से टर्शरी अमाइन प्राइमरी अमाइन से लेस बेसिक है, जबकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो सेकेंडरी अमाइन है वो प्राइमरी अमाइन से मोर बेसिक है। ठीक हो गया। तो ये 2 इफेक्ट कंट्राडिक्टरी हैं। प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन को कंपेयर करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइसिव फैक्टर होगा, प्राइमरी अमाइन को टर्शरी अमाइन के साथ कंपेयर करेंगे तो स्टीरिक इफेक्ट जो है वो डिसाइसिव होगा। ठीक होगा। चलें जी, अब इसके पास हमारे पास जो ऑर्डर बनता है उसके मुताबिक जो आपका सेकेंडरी अमाइन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, जो सेकेंडरी डाइमिथाइल अमाइन है, और जो आपका टर्शरी अमाइन है दैट इज़ ट्राइमिथाइल अमाइन वो क्या होगा, वीकेस्ट होगा कंपैरेटिव टू द अदर 2। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम ये 2 एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, आपको स्टीरिक इफेक्ट की समझ आ गई कि इन सर्टन केसेस जो स्टीरिक इफेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, डिसाइड करता है। तो यहाँ पे हम जो डेफिनेशन है उसको अब हम जो है स्टडी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या है, अब स्टीरिक इफेक्ट समझ आ गया कि रिपल्शन है, डिस्टेबलाइजेशन है रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है ना। तो इसी तरह स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, द हिंड्रेंस ऑफ डीलोकलाइजेशन बाय स्टीरिक इफेक्ट। अब बाय स्टीरिक इफेक्ट ऑफ बल्की ग्रुप्स वो क्या करता है, स्टीरिक इफेक्ट ये कोप्लेनरिटी को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। ये शुरू में मैं बताया हूँ। तो हम डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। द हिंड्रेंस ऑफ डीलोकलाइजेशन बाय स्टीरिक इफेक्ट ऑफ बल्की ग्रुप्स क्या करते हैं, बाय डिस्टर्बिंग कोप्लेनरिटी इज़ कॉल्ड स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हम इसका थोड़ा सा जो है ना इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट देखते हैं। हमें पता है कि एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक दैन एलिफेटिक अमाइन। ये हमारे पास क्लियर आप हमने डिस्कस किया था पिछली दफ़ा। तो यहाँ पे हमने 2 जो एरोमेटिक अमाइन है उनको कंपेयर किया है कि डाइमिथाइल अमाइन जो है वो मोर बेसिक है दैन एन डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, ये हमें पता है कि इस केस के अंदर क्या है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम है ये लोकलाइज्ड है और मोर अवेलेबल है।
जबकि जब हम एरोमेटिक अमाइन में बात करते हैं कि जहाँ पे हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया विद दिस एराइल ग्रुप, और एराइल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करता है, ये इस लोन पेयर को क्या कर देता है, डीलोकलाइज कर देता है ओवर द रिंग, जिसकी वजह से ये लेस अवेलेबल होता है। ये हमने एनिलीन और अमोनिया को जब कंपेयर किया था रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा। ठीक हो गया। तो अब कैसे ये डीलोकलाइज है, ये स्ट्रक्चर्स एनिलीन के केस में पड़ी होंगी, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि एनिलीन में यहाँ दोनों हाइड्रोजन थे, यहाँ दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आया और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, फिर हमने इसको ओवर द रिंग डीलोकलाइज किया। तो अगर आप 3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो देखें, तीनों के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है। दूसरे लफ्ज़ों में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस फिनाइल रिंग के इन कॉन्जुगेशन आने की वजह से क्या हुआ, डीलोकलाइज हो गया ओवर दी रिंग। सो यहाँ पे क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन की वजह से इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या होगी, लेस हो गई। ठीक हो गया। दूसरा फैक्टर आप स्टीरिक फैक्टर भी यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं कि 2 मिथाइल और एक फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे अप्रोच ऑफ द एसिड बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो दोनों सूरतों में क्या होगा, आपका जो एन डाइमिथाइल एनिलीन है वो लेस बेसिक ही होगी, चाहे वो स्टीरिक इफेक्ट को इसके ऊपर अप्लाई कर दें या फिर आप रेजोनेंस इफेक्ट को अप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। ठीक हो गया। सो रीज़न क्या हुई, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे रेजोनेंस की नो स्टेरिक इनहिबिशन हो रही है। ठीक है, यानी कि रेजोनेंस यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेरिकली इनहिबिट नहीं हो रही, रिड्यूस नहीं हो रही। ये एग्जांपल देने की रीज़न है कि मैंने जो अगली एग्जांपल डिस्कस करनी है उसके लिए आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए। तो जो हमारा जो कोर एग्जांपल है वो मैं अब इस स्लाइड के अंदर आपको बताता हूँ। अब ये तो तय हो गया कि जनाब ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक फिनाइल ग्रुप हैं, अप्रोच भी कम है, और दूसरा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया ओवर द बेंजीन रिंग। कोई स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे नहीं आई। लेकिन एन डाइमिथाइल एनिलीन इज़ लेस बेसिक दैन 2,6 एन डाइमिथाइल एनिलीन। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, अब यहाँ पे तो दोनों तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते केसेस हैं। तो यहाँ पे जो एन डाइमिथाइल एनिलीन है दैट इज़ लेस बेसिक दैन 2,6 एन टेट्रामिथाइल एनिलीन। तो इस केस में क्या रीज़न हो सकती है, रीज़न आपके पास स्टीरिक इफेक्ट है कि ये जो 2 मिथाइल ग्रुप, अगर आप इन दोनों मालिक्यूल्स को आपस में कंपेयर करें, तो जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं उनको कंपेयर करें तो वो आर्थो पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, इस केस के अंदर आर्थो पोजीशन क्या है, वेकेंट है। तो ये जो 2 मिथाइल ग्रुप है ड्यू टू स्टीरिक इफेक्ट जो है इसको क्या करते हैं, पुश कर देते हैं, फोर्स कर देते हैं आउट ऑफ प्लेन। ये जो हमारा एन डाइमिथाइल है, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, जो कि बेसिक के तौर पर एक्ट करना है, जिसने डोनेट होना है टू दी बेस। तो बेसिक जो इसकी स्ट्रेंथ है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो हमारा एन डाइमिथाइल फंक्शनल ग्रुप है ये क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन की वजह से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अब रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता तो क्या हो जाता है, मोर अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि डीलोकलाइज नहीं हुआ तो नाइट्रोजन के ऊपर है, तो आसानी से जो आपका बेस है उसको अप्रोच कर सकता है। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसके साथ इस मॉलिक्यूल के साथ, ओवरऑल हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे किसी प्राइमरी अमीन के साथ। हम इस मॉलिक्यूल, ये दोनों टर्शियरी अमाइन हैं, इनको आपस में कंपेयर करें, ये बात जहन में रहेगी। ठीक है, सो आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ये नाइट्रोजन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये लोकलाइज्ड है और मोर अवेलेबल है और मोर बेसिक है, जबकि इस केस के अंदर ये डीलोकलाइज्ड है और लेस अवेलेबल है। किस वजह से, ये जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग हमने स्ट्रक्चर लिख दी हैं। तो अब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल है, दोनों के अंदर एरोमेटिक रिंग है, लेकिन एक के अंदर लोन पेयर किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होने की वजह से क्या हो गया, लेस अवेलेबल हो गया। जबकि दूसरे केस में ऑर्थो मिथाइल ग्रुप आने की वजह से ये जो एन डाइमिथाइल है ये आउट ऑफ प्लेन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुई, स्टीरिक इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस इनहिबिट होगी।
अब अगर आप कहें ना कि इसकी ये वाली रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका ये जो लोन पेयर है ये आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से इस रिंग के साथ जो डीलोकलाइजेशन है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहा, तो इसके अंदर रेजोनेंस ना होने की वजह से क्या हुआ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अवेलेबल हो गया, लोकलाइज हो गया, और ये कंपाउंड क्या हो गया, मोर बेसिक हो गया। इन दोनों के आपस में कंपैरिजन के लिए आप ये रीज़न कोट करेंगे। ठीक हो गया। So, 2-methyl group at ortho position push the dimethyl nitrogen out of the plane of the ring to release the overcrowding। अब यहाँ पे overcrowding क्या होगी, कम होगी। अब बजाय एक ही प्लेन में होंगे तो वो तीनों तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है ना। अगर वो आउट ऑफ प्लेन हो गया तो समझ लें एक तो ग्रुप प्लेन से ही निकल गया, तो आपके पास उसके ऊपर 2 ग्रुप रह गए, दैट इज़ मिथाइल ग्रुप, तो वो एसिड के लिए क्या हो गया, अप्रोचेबल हो गया। दूसरा कि इसी चीज़ ने क्या किया, उसको रेजोनेंस से आउट कर दिया। जब रेजोनेंस से आउट कर दिया तो क्या हुआ, जो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस से निकलने की वजह से वो जो लोन पेयर क्या हो गया, मोर अवेलेबल हो गया। ठीक हो गया। तो ये आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलें जी आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की, कि CN बॉन्ड लेंथ फॉर आर्थो एंड पैरा नाइट्रो ग्रुप इन पिक्राइल आयोडाइड आर वेरी डिफरेंट। अब ये पिक्राइल आयोडाइड है, इसकी एग्जांपल है। पिक्रिक एसिड आप जानते होंगे, तो उसमें वहाँ यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे आयोडीन है, तो हम इसको पिक्राइल आयोडाइड का नाम देते हैं। अब दो यहाँ पे A और B जो बॉन्ड हैं वो लेबल किए गए हैं। A भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है और B भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है। अगर आप ग्रुप्स देखें तो दोनों ग्रुप्स भी आइडेंटिकल हैं, ये भी नाइट्रो ग्रुप है, ये भी नाइट्रो ग्रुप है। अब आप कह सकते हैं कि मैंने इसको क्यों नहीं लेबल किया, यू आर वेरी राइट, आप कह सकते हैं कि ये लेबल्ड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप ये आर्थो है तो ये भी तो आर्थो है, तो एक वक्त में एक को लेबल कर दें, ये A समझ लें, इसके लिए भी है, देयर इज़ नो डिफरेंस, ये दोनों आपस में क्या हैं, मतलब आइडेंटिकल हैं। तो A जो है उसकी बॉन्ड लेंथ 1.45 एंगस्ट्रम है, जबकि B जो है उसकी बॉन्ड लेंथ 1.35 एंगस्ट्रम है, यानी कि ये जो CN बॉन्ड है दैट इज़ 1.45 एंगस्ट्रम, ये लॉन्गर है, और ये जो CN बॉन्ड है ये 1.35 एंगस्ट्रम, ये शॉर्टर है। तो इसकी रीज़न क्या है, हालांकि दोनों ही नाइट्रो ग्रुप हैं, दोनों ही सेम सिस्टम के साथ लगे हुए हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है, तो रीज़न क्या है कि जो ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मौजूद हैं उनकी विसिनिटी के अंदर क्या है, ये आयोडीन ग्रुप, आयोडीन जो एटम है वो मौजूद है। अब आयोडीन आप देख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से इसका साइज़ या एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये आपने पढ़ा होगा ये सब स्ट्रेंथ, जब आपने HF, HCl, HBr, HI की कंपेयर की होगी, तो I नेगेटिव को आपने कहा था कि इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज को सस्टेन कर लेता है। तो यहाँ पे भी I का साइज़ बड़ा होने की वजह से ये जो दो नाइट्रो ग्रुप हैं ये क्या फोर्स हो जाते हैं आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, सो ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप आर फोर्स्ड आउट ऑफ प्लेन ड्यू टू स्टीरिक इफेक्ट ऑफ लार्ज आयोडीन एटम। ऑर्थो नाइट्रो नतीजा क्या होता है, जब ये आउट ऑफ प्लेन जाएंगे तो ये इस रिंग के साथ रेजोनेंस के अंदर नहीं इन्वॉल्व हो सकते। ठीक हो गया, कैन नॉट, सो ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप कैन नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इसको हम क्या कहेंगे, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो गई। लेकिन पैरा नाइट्रो ग्रुप को अगर हम देखें तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई आयोडीन मौजूद नहीं है। ठीक है, सो पैरा नाइट्रो ग्रुप हैज़ नो स्टीरिक इफेक्ट, इट रिमेन्स इन प्लेन ऑफ द रिंग एंड एंटर्स द रेजोनेंस। अभी क्या होता है कि ये नाइट्रो ग्रुप इस बेंजीन रिंग के साथ इन रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है ना, सो नतीजा क्या निकलता है, जो CN बॉन्ड होता है उसके अंदर क्या होती है, डबल बॉन्ड नेचर होती है। अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड इज़ शॉर्टर देन दी सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड करैक्टर आता है इस कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड जो कि नाइट्रो ग्रुप की पैरा यानी जो पैरा पोजीशन के ऊपर मौजूद है, तो ये क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड करैक्टर आने की वजह से शॉर्टर हो जाता है। इसके अंदर चूंकि ये आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ तो डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं आया, तो इस वजह से ये कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो ये मैंने रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाई है। ये स्ट्रक्चर पहले भी पिछले रेजोनेंस इफेक्ट में भी नाइट्रो के सिर्फ हमने नाइट्रो लिख के ये बनाई हुई थी, तो उनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लू के साथ लेबल किए हैं ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप और रेड के साथ लेबल किया है पैरा नाइट्रो ग्रुप। मैंने सिर्फ नाइट्रो को फोकस किया है रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक हो गया,
तो यहाँ पे अगर आप देखें ये दोनों ग्रुप हमने कह दिए कि ये जो ऑर्थो पोजीशन पे है ये इस आयोडीन की वजह से क्या हुए, आउट ऑफ प्लेन हो गए, तो यहाँ पे स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगी। लेकिन जो पैरा पोजीशन पे मौजूद ये जो रेड वाला नाइट्रो ग्रुप है ये क्या है, इन प्लेन है और इन्वॉल्व है किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर। तो कैसे इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली ये उसी तरह आपने रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनानी है जैसे सिंपल नाइट्रोबेंजीन की बनाई थी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास ये कार्बन नाइट्रोजन, अब पहले ये सिंगल बॉन्ड था और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो डेफिनेटली ये जो कार्बन जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव किया उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये बन गई। जब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर इन्हें डिलोकलाइज होना है बाकी दो और पोजीशंस के ऊपर, यानी कि अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो 1, 2 और 3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिसके अंदर पैरा पोजीशन के ऊपर मौजूद नाइट्रो ग्रुप जो है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड क्या है, वो डबल बॉन्ड है। इन 3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये जो बी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड करैक्टर हो गया उसके अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। जबकि ये जो ब्लू वाले नाइट्रो ग्रुप हैं ये दोनों इन्वॉल्व नहीं है रेजोनेंस के अंदर, इस आयोडीन की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन हो गया। यहाँ पे स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, तो इस वजह से ये चूँकि रेजोनेंस के अंदर टेक पार्ट ही नहीं करते तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर ना आने की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो नॉर्मली रहती है, दैट इज़ 1.45 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया, होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो ये 2 एग्जांपल थे जिनके अंदर स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस को हमने डिस्कस किया। तो इस लेक्चर के अंदर हमने स्टीरिक इफेक्ट देख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट देख लिया, और उसी को बेस बनाते हुए हमने स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देखी, और फिर स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की बेस पे हमने बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस की और ये बॉन्ड लेंथ डिस्कस किया। ठीक हो गया। इसकी और एग्जांपल आपको लिटरेचर के अंदर मिल जाएंगी। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। तो अप टिल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अप टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमान अल्लाह। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर अपना क्वेश्चन भी आप लोग लिख सकते हैं। अप टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमान अल्लाह।